मैं हूँ डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय भैरोड। प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये व्याख्यान बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट सोशियोलॉजिकल थॉट के अंतर्गत जारी किया जा रहा है, जो मुख्य रूप से हेबरमास थिंकर के ऊपर है और उसी के कंटिन्यूएशन में आगामी व्याख्यानों में ऐड किया गया है। आज हम हेबरमास के प्रमुख विचार, समाजशास्त्रीय योगदान, मेजर व्यूज ऑफ हेबरमास सोशियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन पर चर्चा करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए नेक्स्ट स्लाइड। हेबरमास के प्रमुख विचार, समाजशास्त्रीय योगदान। समाजशास्त्रीय अवधारणाओं तथा सिद्धांतों के विकास में हेबरमास के योगदान को आज सभी समाजशास्त्री, समाज विज्ञानी बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। आरंभ में ही ये ध्यान रखना आवश्यक है कि हेबरमास का चिंतन तथा उनकी कृतियां एवं कांट जैसे महान दार्शनिक के विचारों से प्रभावित हैं, तो दूसरी ओर इन पर यूरोप के ज्ञानोदय, इनलाइटमेंट और लोकतांत्रिक समाजवाद का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। इसी संदर्भ में हेबरमास की यह मान्यता रही है कि तर्क या विवेक के प्रति मानवीय कुशलता के आधार पर एक अधिक मानवीय, न्यायपूर्ण और समतावादी समाज का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने यह भी माना कि ज्ञानोदय कभी समाप्त न होने वाली दशा है, अतः इसका परित्याग करना नहीं बल्कि इसमें सुधार और संशोधन करते रहना आवश्यक है। इसी आधार पर हेबरमास ने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के विचारकों से दूरी बनाए रखने के साथ ही उन उत्तर आधुनिकवादियों, पोस्ट मॉडर्निस्ट के विचारों को भी स्वीकार नहीं किया, जिन पर निराशावाद, आमूल परिवर्तन के प्रति अति उत्साह तथा अतिशयोक्तिपूर्ण कथनों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। हेबरमास द्वारा प्रस्तुत कुछ प्रमुख अवधारणाओं एवं सिद्धांतों के संक्षिप्त परिचय से समाजशास्त्र के लिए उनके योगदान को समझा जा सकता है। आइए देखिए। पहला बिंदु है वैधीकरण का संकट, लेजिटिमेशन ऑफ क्राइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चा है। पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस के समस्त विषयों के अंदर आज इस विषय पर काफ़ी चर्चाएं होती हैं, डिबेट होती हैं, डिस्कोर्स चलता है। ध्यानपूर्वक आप सुनिए। सन 1973 में जर्मन भाषा में प्रकाशित अपनी पुस्तक लेजिटिमेशन क्राइसिस में हेबरमास ने जो विचार प्रस्तुत किए, उनके फलस्वरूप समाजशास्त्रियों के अतिरिक्त राजनीतिक सिद्धांतकारों के बीच भी उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। वैधीकरण का संकट राजनीतिक समाजशास्त्र से संबंधित एक अवधारणा होने के साथ ही एक सिद्धांत भी है। इसमें हेबरमास ने स्पष्ट किया है कि पूंजीवादी व्यवस्था में संकट की प्रवृत्तियों से संबंधित मार्क्स का परंपरागत विश्लेषण राज्य द्वारा विभिन्न वर्गों को कल्याण सुविधाएं देने के कारण वर्तमान दशाओं में अप्रासंगिक हो चुका है। इसके बाद भी आर्थिक क्षेत्र में अनेक संकटकालीन दशाएं किसी न किसी रूप में उत्पन्न होते रहना स्वाभाविक है। यद्यपि राज्य का यह प्रयत्न रहता है कि इन प्रवृत्तियों को आर्थिक क्षेत्र की जगह सांस्कृतिक क्षेत्र में संप्रेषित अथवा स्थानांतरित कर दिया जाए। इसका परिणाम एक और सामाजिक एकीकरण के क्षेत्र में पैदा होने वाली समस्याओं के रूप में सामने आता है, तो दूसरी ओर अपनी अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए राज्य को जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है, उनमें ह्रास की दशा भी उत्पन्न हो जाती है। मुख्य रूप से यह दशा सरकारी संस्थाओं तथा तंत्र में वैधता की कमी की संभावना पैदा कर देती है।
यह सच है कि इस तरह के विचार पहले भी प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन हैबरमास ने वैदिकरण के संकट से संबंधित अपने विश्लेषण में तुलनात्मक रूप से कठोर एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया जिससे सांस्कृतिक क्षेत्र में अवांछित तथा नकारात्मक प्रभावों को उत्पन्न होने से रोका जा सके। हैबरमास ने वैदिकरण के संकट की व्याख्या में स्वयं यह स्वीकार किया है कि उनका उद्देश्य मुख्य रूप से एक ऐसी कार्य योजना के लिए सुझाव देना है जिससे वैदिकरण के संकट से संबंधित दशाओं का वैद्य आधार पर ही समाधान हो सके। नंबर 2, संप्रेषणीय तार्किकता की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेटिव रेशनैलिटी। हैबरमास स्वयं यह मानते हैं कि संप्रेषणीय तार्किकता की अवधारणा समाजशास्त्र के लिए उनका एक प्रमुख योगदान है। यह तार्किकता की परंपरागत व्यवस्था से इस अर्थ में भिन्न है कि इसका संबंध संपूर्ण व्यवस्था से न होकर यह अंतर्वैश्विक भाषाई संप्रेषण की संरचना से संबंधित है। संप्रेषणीय तार्किकता के सिद्धांत में मानवीय मुक्त या स्वाधीनता के लक्ष्य के स्पष्टीकरण के साथ ही इसमें नैतिकता के सार्वभौमिक रूप का भी समावेश है। इसकी संरचना इस सार्वभौमिक व्यवहारवाद पर आधारित है कि मानव की प्रत्येक वाक क्रिया स्पीच एक्ट का एक आंतरिक उद्देश्य अथवा पारस्परिक बोध का उद्देश्य होता है तथा सभी मानव प्राणियों में पारस्परिक बोध अंडरस्टैंडिंग की एक संप्रेषकीय क्षमता भी होती है। इस आधार पर हैबरमास ने वाणी से उत्पन्न क्रिया की एक ऐसी संरचना प्रस्तुत की जिसकी सहायता से मानवीय अंतःक्रियाओं की प्रकृति को तर्क और विवेक के आधार पर स्पष्ट किया जा सके। नंबर 3, संप्रेषणीय क्रिया का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। संप्रेषणीय क्रिया के सिद्धांत को समाजशास्त्रियों द्वारा हैबरमास के सबसे महत्वपूर्ण योगदान के रूप में मान्यता दी जाती है। यह सिद्धांत टॉलकट पार्सन्स के अजिल प्रारूप AGIL पैराडाइम से प्रभावित है। इसके अंतर्गत हैबरमास ने आधुनिकीकरण की उस प्रक्रिया की आलोचना की जिसकी दिशा को वर्तमान आर्थिक तथा प्रशासनिक विवेकीकरण के द्वारा एक बाध्यमूलक रूप दे दिया गया है। हैबरमास ने स्पष्ट किया कि किस प्रकार हमारा दैनिक जीवन आज अनेक औपचारिक व्यवस्थाओं जैसे कल्याण राज्य के विकास, कॉरपोरेट पूंजीवाद तथा व्यापक स्तर के उपभोग से प्रभावित है। यही दबावमूलक प्रवृत्तियां जनता के जीवन का विवेकीकरण करने लगी है। समाज में जैसे जैसे राजनीतिक दल तथा हित समूह अधिक तार्किक होते जाते हैं तथा प्रतिनिधि लोकतंत्र सहभागी लोकतंत्र के रूप में बदलने लगता है, नागरिक अपने सामान्य अधिकारों से वंचित होने लगते हैं। इसके फलस्वरूप सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र, व्यक्ति तथा समाज और व्यवस्था एवं जगत जीवन अर्थात सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था की सीमाएं दूषित अथवा भ्रष्ट होने लगती है। जिस समाज में सार्वजनिक महत्व के मामलों पर स्वयं नागरिकों द्वारा तार्किक आधार पर चर्चा और बहस नहीं होती, वहाँ लोकतंत्रीय जनजीवन का विकास नहीं हो सकता। अभिव्यक्ति की एक आदर्श परिस्थिति के लिए आवश्यक है कि इसमें सहभाग करने वाले व्यक्तियों में वार्ता अथवा संवाद की क्षमता समान होने के साथ ही उनके बीच सामाजिक समानता हो तथा उनकी अभिव्यक्ति को किसी विशेष विचारधारा या दूसरी गलतियों से भ्रमित न किया जाए। इस विवेचन में हैबरमास ने यथार्थ पर आधारित एकमत सिद्धांत कंसेंसस थ्योरी ऑफ ट्रुथ का भी समावेश करते हुए यह स्पष्ट किया कि यथार्थ वही होता है
जिसके बारे में एक आदर्श संवाद परिस्थिति में व्यक्तियों के बीच एक मत हो। नंबर 4, सार्वजनिक जीवन का रूपांतरण, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर, सार्वजनिक जीवन का संरचनात्मक रूपांतरण में हैबरमास ने सार्वजनिक जीवन में होने वाले रूपांतरण को एक और संप्रेषणीय क्रिया के सिद्धांत से जोड़ा, तो दूसरी ओर इसके कारणों तथा परिणामों पर प्रकाश डाला। उनके अनुसार 18वीं सदी से पहले की यूरोप की संस्कृति एवं प्रतिनिधित्व वाली संस्कृति से प्रभावित थी, जिसमें कोई एक दल जन जीवन का प्रतिनिधित्व करता था। लुई 16वें का महल तथा उसमें जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले विश्वास पात्र लोगों का जमावड़ा इस व्यवस्था का उदाहरण है। मार्क्स के विचारों के अनुसार इस तरह के प्रतिनिधित्व वाली संस्कृति विकास के सामंतवादी स्तर के बाद आई तथा इसके बाद जब पूंजीवादी व्यवस्था आरंभ हुई तो सार्वजनिक जीवन का एक नया रूप स्पष्ट होने लगा। राज्य के नियंत्रण से बाहर रहने वाले सार्वजनिक जीवन में व्यक्तियों के बीच ज्ञान और विचारों का आदान प्रदान होना इस सार्वजनिक क्षेत्र की विशेषता बन गई। इस परिवर्तन को लाने में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, अध्ययन क्लबों एवं कॉफी हाउसों की चर्चाओं ने विशेष योगदान दिया। सार्वजनिक जीवन पर आधारित संस्कृति में विचारों का प्रत्यक्ष आदान प्रदान अथवा जनसंचार के साधनों द्वारा विचारों का संप्रेषण इसकी प्रमुख विशेषता है। हैबरमास के अनुसार फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण भी प्रतिनिधित्वपूर्ण संस्कृति के स्थान पर सार्वजनिक संस्कृति का प्रभावपूर्ण हो जाना था। सार्वजनिक जीवन के रूपांतरण की व्याख्या के पीछे हैबरमास का मुख्य उद्देश्य एक विशेष व्यवस्था में सामाजिक संस्थाओं की कपटपूर्ण प्रकृति को स्पष्ट करना है। इसी संदर्भ में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि धीरे धीरे अनेक दशाओं के प्रभाव से सार्वजनिक जीवन का भी पतन आरंभ हो गया। उदाहरण के लिए व्यापारिक लाभ पर आधारित जनसंचार ने जागरूक सार्वजनिक जीवन को विज्ञापनों के द्वारा निष्क्रिय उपभोक्ता के रूप में बदल दिया। नेक्स्ट, तथा कल्याण योजनाओं की आड़ में सार्वजनिक जीवन का स्वतंत्र क्षेत्र राज्य के अधीन बन गया। इस दशा के फलस्वरूप राज्य के जिन संसाधनों का उपयोग और विकास तार्किक एकमत वाले सार्वजनिक जीवन के हित में होना था, उन पर दावों और प्रतिदावों के रूप में विवाद बढ़ जाने से विभिन्न हित समूहों का सार्वजनिक जीवन पर नियंत्रण बढ़ने लगा। हैबरमास का विचार है कि रूपांतरण और उद्विकास के इस क्रम को केवल मार्क्स की परंपरावादी व्याख्या के आधार पर नहीं समझा जा सकता। नंबर 5, पुनर्निर्माणकारी विज्ञान, रिकंस्ट्रक्टिव साइंस। पुनर्निर्माणकारी विज्ञान की अवधारणा हैबरमास का एक अन्य प्रमुख योगदान है। उनके द्वारा इस अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए दो प्रमुख उद्देश्य। नंबर 1, दर्शन तथा समाज विज्ञानों के बीच समाज के सामान्य सिद्धांतों को रखकर उन्हें एक दूसरे से जोड़ना तथा वृहत सिद्धांतों और अनुभविक शोध के बीच की दरार या विवाद को दूर करना। पुनर्निर्माणकारी विज्ञान का संबंध एक तार्किक पुनर्निर्माण से है, जो जगत जीवन की उपसंरचनाओं अर्थात समाज, संस्कृति तथा व्यक्तित्व आदि को उनके प्रकारों जैसे सांस्कृतिक पुनरुत्थान, सामाजिक एकीकरण तथा समाजीकरण जैसी दशाओं को एक दूसरे से जोड़ना है। इसी प्रकार पुनर्निर्माणकारी विज्ञान की प्रकृति को समझने के लिए जगत जीवन के अधीन रहने वाली संरचनाओं अर्थात आंतरिक संबंधों तथा सामाजिक व्यवस्था के भौतिक उत्पादों अर्थात बाह्य संबंधों के बीच स्थापित होने वाली तार्किक आदान प्रदान को समझना आवश्यक है। इसे स्पष्ट करने के लिए हैबरमास ने सामाजिक संरचनाओं को आदिम, परंपरागत, आधुनिक तथा समकालीन जैसे भागों में विभाजित करके उद्विकासीय आधार पर यह बताया कि पुनर्निर्माणकारी विज्ञान का संबंध वास्तव में तार्किकता के विकास के विभिन्न स्तरों
के बोध से है तथा इसी के द्वारा जगत जीवन की तार्किकता तथा सामाजिक व्यवस्था में बढ़ती हुई जटिलता के संबंध का समुचित विश्लेषण करना संभव है। नंबर 6, आधुनिकता तथा उत्तर आधुनिकता, मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी। आधुनिकता तथा उत्तर आधुनिकता पर हैबरमास का चिंतन उनके लेख आधुनिकता बनाम उत्तर आधुनिकता 1981 तथा आधुनिकता की दार्शनिक चर्चा 1985 में देखने को मिलता है, जिस पर उन्हें व्यापक मान्यता प्राप्त हुई। हैबरमास ने यह प्रश्न उठाया कि 20वीं शताब्दी में लर्नर से लेकर इंकेल्स तक ने जिस तरह आधुनिकता को संरचनात्मक विभेदीकरण तथा संस्थाओं की गुणात्मकता एवं जटिलता के आधार पर स्पष्ट किया, इससे आधुनिकता की अवधारणा के बारे में इतने भ्रम उत्पन्न हो गए कि इसका कोई वैज्ञानिक विश्लेषण कर पाना संभव नहीं रह गया। हैबरमास ने प्रश्न किया कि एक अवधारणा के रूप में आधुनिकीकरण की असफलता के कारण क्या यह मान लिया जाए कि यह एक अतीत का शब्द है, अर्थात ज्ञानोदय एनलाइटमेंट की कमजोरियों पर ध्यान न देकर एक बार पुनः इसके संदर्भ में आधुनिकीकरण का विश्लेषण किया जाए। उनके शब्दों में, यदि जगत जीवन का बोध तार्किक तथा वैज्ञानिक आधार पर किया जाए तो हम आधुनिकता के उपयोगी सूचकांकों को ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद भी हैबरमास के अनुसार उत्तर आधुनिकता की अवधारणा के आधार पर न तो किसी उपयोगी सिद्धांत को विकसित किया जा सकता है और न ही इसकी सहायता से घटनाओं तथा दैनिक जीवन से संबंधित व्यवहार के तरीकों के बीच किसी तरह का विभेद करना संभव है। हैबरमास का विचार है कि उत्तर आधुनिकतावादी कुछ प्रतिमानात्मक भावनाओं नॉर्मेटिव सेंटिमेंट्स का उल्लेख करके बहुत उत्साहित हैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति या पाठक उन भावनाओं को समझ पाने में असमर्थ ही रहता है। उन्होंने उत्तर आधुनिकता की वर्तमान अवधारणा पर यह भी आरोप लगाया कि उनके द्वारा सामान्य लोगों के दैनिक जीवन एवं उनके व्यवहारों को समझ पाना भी बहुत कठिन है। नंबर 7, धर्म पर विचार, व्यूज ऑन रिलीजन। अपनी बहुमुखी प्रतिभा से संबंधित हैबरमास ने अनेक लेखों एवं चर्चाओं में धर्म के बारे में भी अपने स्वतंत्र विचार व्यक्त किए। समाजशास्त्रीय विश्लेषकों का विचार है कि सामाजिक जीवन से संबंधित धर्म के बारे में हैबरमास के विचारों में परिवर्तन की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए सन 1980 के दशक में हैबरमास ने मार्क्स के विचारों की तरह धर्म को एक अलगाववादी यथार्थ तथा जनसाधारण के मस्तिष्क पर नियंत्रण के लिए एक उपकरण के रूप में देखा। सन 1987 से लगभग 15 वर्ष तक उन्होंने धर्म की व्याख्या बंद कर देने के साथ ही इसे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित व्यवहार के एक विशेष प्रतिमान के रूप में स्पष्ट किया। लेकिन वर्ष 2004 में अपने लेख टाइम ऑफ ट्रांजिशन, संक्रमण का समय, में उन्होंने लिखा, ईसाई धर्म स्वाधीनता, आत्मचेतना, मानवाधिकार तथा लोकतंत्र की चरम नींव है और इस तरह यह पश्चिमी सभ्यता की पहचान है। हमें इस स्रोत के अनुसार ही जीवन को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि इसके अतिरिक्त सब कुछ उत्तर आधुनिकता से संबंधित बकवास है। हैबरमास की वर्ष 2005 में प्रकाशित पुस्तक बिटवीन नेचुरलिज्म एंड रिलीजन में उन्होंने लिखा कि पिछले दशकों की तुलना में आज बहुसांस्कृतिकवाद, मल्टीकल्चरलिज्म तथा आप्रवास में वृद्धि हो जाने के कारण धर्मनिरपेक्ष समाजों में विभिन्न धर्मों के लोगों में एक दूसरे के प्रति सहनशीलता का महत्व बढ़ गया है। हैबरमास की ईसाई संगठन के उच्च प्रतिनिधियों के साथ हुई धार्मिक चर्चा पर वर्ष 2007 में उनका एक लेख द डायलेक्टिक्स ऑफ सेकुलराइजेशन के नाम से छपा, जिसमें हैबरमास ने यह स्वीकार किया कि धर्म की उपयोगिता सामाजिक भूमिका होती है तथा अपनी नैतिक शक्ति के कारण संस्कृति में धार्मिक आचारों का समावेश करना उपयोगी है। समाजशास्त्र के लिए अपने उपयुक्त योगदान के अतिरिक्त हैबरमास ने उत्तर धर्मनिरपेक्ष समाज, पोस्ट सेकुलर सोसाइटी की अवधारणा प्रस्तुत की।
जिसका आज काफ़ी उपयोग होने लगा। हैबरमास के अनुसार उत्तर धर्मनिरपेक्ष समाज वह है जिसमें आधुनिकता को एक अप्रासंगिक और नैतिक रूप से असफल आधार के रूप में देखा जाता है। व्यवहारिक रूप में यह एक ऐसा समाज है जिसमें विश्वास तथा तर्क के सह अस्तित्व के आधार पर समाज के विभिन्न खंडों के बीच पृथक्करण की जगह शांतिपूर्ण वार्ता को एक आवश्यक दशा के रूप में देखा जाता है। हैबरमास द्वारा प्रस्तुत समाजशास्त्रीय सिद्धांतों तथा अवधारणाओं में उनके दो सिद्धांतों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जिनकी प्रकृति को निम्नांकित विवेचना की सहायता से समझा जा सकता है। अब हम अगले व्याख्यान में इन दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है वैधीकरण का संकट, लेजिटिमेशन क्राइसिस, और दूसरा है संप्रेषणीय क्रिया का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। इसलिए आप आगामी दोनों व्याख्यानों को भी ध्यान से सुने, और ये जो आज का व्याख्यान है इसका सब्जेक्ट मैटर जो आपको विषय वस्तु है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप देखिए, उपलब्ध हो जाएगी। और आज जो ये ऑडियो वीडियो जारी हो रहा है इसको भी ध्यानपूर्वक सुनिए। आशा है आप अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे और अपना अध्ययन जारी रखें। अब ये व्याख्यान यहीं पर समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।